नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेशन में। आज हम जानेंगे आयुर्वेदा के बारे में। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद का एक छोटा सा परिचय। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का अर्थ है आयु प्लस वेद, दो शब्दों से मिल के बना है। जीवन का विज्ञान, आयु मतलब जीवन और वेद मतलब विज्ञान। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और जो व्यक्ति बीमार हो चुका है उसके स्वास्थ्य की पहले रक्षा करना और फिर उसको स्वस्थ बनाए रखना। आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन की रक्षा करता है और जीवन को उत्तम दीर्घायु और सुखमय बनाने में हमारी सहायता करता है। आयुर्वेद का उद्देश्य ये है कि वो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और जो व्यक्ति बीमार हो गया है उनके रोगों का शमन करना, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना, दीर्घ आयु, ओजस्वी और गुणात्मक वृद्धि हमारे जीवन में करते हुए हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो आयुर्वेद किन सिद्धांतों पे काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। आयुर्वेद जो है मेन हमने लिखे हैं 8 सिद्धांतों पे काम करता है, जैसे लोक पुरुष सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, अग्नि सिद्धांत, धातु सिद्धांत और मल सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है लोक पुरुष सिद्धांत, इसका एक महान सूत्र है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जैसा विश्व है वैसा ही हमारा शरीर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। आयुर्वेद का जो यह सिद्धांत है कि संपूर्ण सृष्टि यानी कि लोक और मानव शरीर एक दूसरे के प्रतिबिंब है। प्रकृति के जो सभी तत्व है, शक्तियां हैं, नियम है, हमारे शरीर और मन में भी उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार से वो प्रकृति में करते हैं। लोक यानी कि प्रकृति, पुरुष यानी कि मानव। जैसे लोक यानी कि जो विश्व है उसके अंदर होता है समस्त सृष्टि होती है जिसमें पंच महाभूत होते हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ऋतुएं होती है, दिन रात होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियां होती है, वनस्पति होते हैं, जीव जंतु होते हैं और सभी प्राकृतिक शक्तियां शामिल होती है। तो उसी प्रकार मानव पुरुष के अंदर जो मन होता है वो चंद्रमा के समान होता है और वो भावनाएं और मनोवृत्ति उनकी होती है। नेक्स्ट जो हमारा जो शरीर होता है जो हड्डी मांस का बना होता है वो पृथ्वी तत्व के समान होता है जो हमें स्थिरता और संरचना देता है। नेक्स्ट जो है जठराग्नि अग्नि तत्व के समान होता है जो पाचन और परिवर्तन में सहयोग करता है। उसी तरीके से हमारी जो शरीर है उसके अंदर रस भी होता है, रक्त होता है, वो जल तत्व के समान होता है, वो हमें तरलता और पोषण देता है। नेक्स्ट जो है हमारा जो श्वास है वो प्राण वायु है और वो क्या करती है? गति और संरचना देती है, शरीर को संचालित करती है। नेक्स्ट जो है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियां आकाश तत्व के समान होती हैं और शक्ति, ग्रहण शक्ति हमें है वो ये आकाश तत्व देता है। नेक्स्ट है जीवन शक्ति यानी कि प्राण, वो जो है सूर्य के समान है और ऊर्जा का स्रोत है। अब हम जानते हैं कि सूर्य है, लोक और पुरुष का गहरा जो आपस में संबंध है वो क्या है? सूर्य है वो हमारे नेत्र यानी कि आंखें, हृदय, दिल, अस्थि, हड्डियां, तेज और ओज से संबंधित है। चंद्रमा है वो मन से, रस से, रक्त से और शीतलता से संबंधित है। वायु है वो क्या है? श्वास से, नसों से, नसें जो हमारी है और गति है, विचार है, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट जो है अग्नि, जठर अग्नि, पाचन, बुद्धि और दृष्टि से संबंधित है। नेक्स्ट जो है जल, रस, रक्त, लसिका और मूत्र से संबंध रखता है।
नेक्स्ट जो हमारा जो तत्व है पृथ्वी, वो अस्थि, मांस और त्वचा, शिथिलता से संबंध रखता है। ऋतु, नेक्स्ट जो है ऋतु या समय, दिनचर्या है, जैविक घड़ी है, हार्मोन हमारे जो है, नींद है, जागरण चक्कर जो है उससे संबंध रखता है। इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है, लोक पुरुष सिद्धांत का उद्देश्य है वो क्या है? मनुष्य प्रकृति का ही एक क्या है? अंश है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का ही एक अंश है, उससे अलग नहीं है। प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य में रहना ही स्वास्थ्य का मूल है। जब हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं तो शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बना रहता है, और जब हम प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीते हैं तो क्या होता है? असंतुलन बनता है, रोग होता है और क्लेश होता है। तो नेक्स्ट, यदि प्रकृति के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और प्रकृति के विरुद्ध जिएंगे तो क्या होएगा? अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। पंच महाभूत सिद्धांत, सृष्टि की जो मूल संरचना है, सृष्टि की जो मूल जो रचना है वो पंच महाभूतों से हुई है। शरीर की रचना उन्हीं पंच महाभूतों से हुई है। जिसकी रचना सृष्टि की, जिन 5 महाभूतों से सृष्टि की रचना हुई है, उन्हीं 5 महाभूतों से किसकी रचना हुई है? शरीर की। वो 5 महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश का क्या है? मुख्य गुण क्या है? शब्द। आकाश का मुख्य जो गुण है वो क्या है? शब्द। और उसका स्वभाव जो है वो क्या है? हल्का है, सूक्ष्म है, व्यापक है, निराकार है और स्थान देने वाला है। नेक्स्ट जो वायु तत्व है उसका जो मुख्य गुण है वो क्या है? शब्द और स्पर्श। वायु का स्वभाव कैसा है? चलायमान है, सूक्ष्म है, शीतल है, रूखा है, चंचल है, सूक्ष्म गति देने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा है अग्नि, वो क्या है? उसका जो मुख्य गुण है शब्द, स्पर्श और रूप। ये क्या होता है? उष्ण, तेज, रूपांतरण करने वाला होता है, पाचन करने वाला होता है, प्रकाश देने वाला होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जल। उसका क्या है मुख्य गुण? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। क्या देगा ये? शीतलता देगा, द्रव्य है, एकत्र करने वाला है, प्रवाह करने वाला है और जीवन देने वाला है। नेक्स्ट जो है तत्व पृथ्वी तत्व, उसका जो मुख्य गुण है वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, महक। स्थूल होता है, भारी होता है, शिथिल होता है, कठोर होता है, घनत्व देने वाला होता है, धारण करने वाला होता है और संरचना जो है बनाने वाला होता है। तो अब जानते हैं कि जो ये पंच महाभूत है उनकी भूमिका क्या क्या होती है। आकाश है वो शरीर में स्थान बनाता है, जैसे कोशिकाओं के बीच का स्थान, नाक, कान, मुंह के बीच का जो मुंह में स्थान है, सोच विचार वो मुंह में स्थान है, नाड़ियों के मार्ग आदि में जो स्थान है वो आकाश का काम है। नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वायु, सभी गतियां संचालित करता है ये, जैसे श्वास की, नाड़ी की, रक्त प्रवाह की, मांसपेशियों का संकुचन, सोच विचार, इंद्रियों की गति आदि, ये सभी काम कौन सा तत्व करता है? वायु तत्व करता है। नेक्स्ट जो हमारा है अग्नि तत्व, पाचन करता है, ये रूपांतरण करता है, तापमान को नियंत्रित रखता है, बुद्धि, दृष्टि यानी कि जो हमारे देखने की जो शक्ति है वो अग्नि के कारण ही है। हार्मोन निर्माण करता है, कोशिकाओं में ऊर्जा देने का काम भी कौन सा तत्व करता है? अग्नि तत्व। नेक्स्ट जो हमारा है जल तत्व, वो पोषण करता है, रक्त का काम करता है, लसिका का काम करता है, प्लाज्मा, मूत्र, संवेद, आंसू, कफ, स्नेह, कोशिकाओं को जोड़ कर रखने का जो काम है वो कौन सा करता है? जल तत्व करता है। पृथ्वी तत्व जो हमारा है नेक्स्ट, तो वो क्या करता है? हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, नाखून, बाल, दांत,
आँखों की जो संरचना है, स्थिरता है, भार है, आकार है, वो सभी काम कौन करता है? हमारा पृथ्वी तत्व करता है। अगर ये 5 महाभूतों हैं, उनका अगर हमारी बॉडी में असंतुलन हो जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? आकाश की अधिकता हो जाएगी तो खालीपन हो जाएगा, डर हो जाएगा, निंद्रा, ध्यान की कमी, सूखापन हो जाएगा। वायु की कमी अधिकता हो जाती है तो क्या होती है? चिंता, गैस, कब्ज, दर्द, कंपन, अनियमितता महसूस होने लग जाती है। अगर अग्नि की अधिकता हो जाती है तो जलन, क्रोध, अल्सर, अत्यधिक पसीना आना, सूजन, थकान, हमें ये चीजें फील होती है। अगर हमारे अंदर जल की अधिकता हो जाए तो सर्दी, कफ, सूजन, मोटापा, आलस्य, जकड़न, ये चीजें हमें फील हो सकती है। और पृथ्वी की अधिकता हो जाए तो भारीपन लगेगा, सुस्ती हो जाएगी, मोटापा होने लग जाएगा, जमाव फील होएगा, लचीलेपन की जो है वो कमी आ जाएगी। तो आइए हम जानते हैं त्रिदोष सिद्धांत है। त्रिदोष सिद्धांत जो है आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 मूल शक्तियां कार्य करती है। कौन सी शक्तियां? वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 मूल शक्तियां कार्य करती है। कौन कौन सी? वात, पित्त और कफ। इन तीनों को त्रिदोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिदोष कहा जाता है। जब ये संतुलन में रहती है तो शरीर स्वस्थ रहता है और असंतुलन से क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम जानते हैं कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है। वात क्या करता है? गति को नियंत्रित करता है। वात 5 तत्वों में से आकाश और वायु से बनता है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया था वायु के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से कार्य हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं, चलने का कार्य, गति का जो कार्य है वो कौन करता है? वात करता है। सभी प्रकार की गति को नियंत्रित करता है ये। श्वास, रक्त संचार, उत्सर्जन, बोलना, सोचना, इन सब का। और इनके असंतुलन से क्या होगी? गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, चिंता, भय, ये चीजें होगी। नेक्स्ट जो हमारा है पित्त दोष, परिवर्तन का नियंत्रक है। पित्त 5 तत्वों में से अग्नि और जल से बना होता है। ये क्या है? तीक्ष्ण है, लघु है, द्रव है, अम्ल है और द्रव्य होता है। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो पाचन करना, अवशोषण करना, चयापचय का जो सिस्टम है उसको संतुलित रखना, शरीर का तापमान बनाए रखना, वृद्धि, बुद्धि का विकास करना, दृष्टि को अच्छे तरीके से रखना, वर्ण का हमें आभास करवाना, यानी कि रंग का, भूख प्यास का भी आभास जो होता है वो पित्त के कारण होता है। असंतुलन के कारण कौन कौन सी समस्या हो सकती है वो जान लेते हैं। अम्लता हो सकती है, जलन हो सकती है, अल्सर हो सकता है, क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़ापन हमें फील हो सकता है, त्वचा पर रेशेस, दाने आ सकते हैं, अधिक प्यास, पसीना हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है कफ दोष, संरचना का और नियंत्रक का काम करता है। कफ 5 तत्वों में से जल और पृथ्वी से बनता है। किससे बनता है? जल और पृथ्वी तत्व से बनता है। इसके गुण है शीत, मंद, शिथिल और मधुर। मुख्य कार्य इसके हैं शरीर को संरचना देना, जोड़ों को चिकनाई देना, धैर्य, स्मरण शक्ति और प्रतिरोध क्षमता पैदा करना। इसके असंतुलन से क्या हो सकता है? सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, जुखाम, वजन बढ़ सकता है, आलस्य, सूजन और भारीपन महसूस हो सकता है, भावनात्मक सुस्ती हो सकती है। तो हमें वात पित्त को संतुलित रखना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और उसके असंतुलन से होने वाली बीमारियों से बचना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है अग्नि सिद्धांत है। अग्नि सिद्धांत जो है, अग्नि ही जीवन है। पाचन, रूपांतरण, ऊर्जा का मूल जो आधार है वो अग्नि है। अग्नि का अर्थ केवल आग या जठर की पाचन शक्ति नहीं है, बल्कि शरीर की वह समस्त जैविक शक्ति है जो भोजन को पचाकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु में परिवर्तित करती है। तो अग्नि के प्रकार कितने हैं? जठर अग्नि जो क्या करती है? आमाशय में यानी कि पेट में विद्यमान मुख्य अग्नि है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है।
नेक्स्ट जो है धात्विक अग्नि है, वो प्रत्येक धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र में स्थित अग्नि को पोषक तत्वों और धातु को उस धातु में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट जो है भूताग्नि, पंच महाभूतों वाली जो अग्नि है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शरीर के अनुकूल बनाने वाली अग्नि है। अग्नि की अवस्थाएं भी होती है, अग्नि की क्या होती है, अवस्थाएं भी होती है। जैसे समअग्नि, समअग्नि क्या करती है, संतुलित अग्नि होती है, यह भोजन का सही से पाचन करेगी, धातुओं का सही से पोषण करेगी और शरीर और मन स्वस्थ रखती है। ये कौन सी, समअग्नि। दूसरे टाइप की जो अग्नि है वो मंद अग्नि है, वो कमजोर और अग्नि होती है, भोजन का अपूर्ण पाचन करती है, पूरे तरीके से पाचन नहीं करती, भारीपन रहता है जिससे आलस, गैस, कब्ज, मोटापा और रोगों की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। नेक्स्ट जो अग्नि की अवस्था है वो तीक्ष्ण अग्नि यानी कि अधिक अग्नि, भोजन का तेजी से पाचन हो जाएगा, भूख अधिक लगने लगेगी और चिड़चिड़ापन महसूस होगा, शरीर में जलन, दाह, तीक्ष्णता होगी। और नेक्स्ट जो अग्नि है वो विषम अग्नि है यानी कि अनियमित अग्नि है, कभी भूख लग जाएगी, कभी कम लगेगी, कभी गैस बन जाएगी, कभी उबाल जैसा महसूस होने लग जाएगा, कभी अपच जैसी समस्या होएगी, कभी वात विकार हो जाएगा, अनियमित मल त्याग यानी कि अच्छे तरीके से मल का त्याग भी नहीं होता। अब जानते हैं कि अग्नि का हमारे शरीर में महत्व क्या है। अग्नि के बिना कोई भी भोजन है वो पोषक नहीं बन सकता। अग्नि ही धातुओं का निर्माण करती है और शरीर को ऊर्जा देती है। अग्नि ही शरीर से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत बनाती है। अग्नि संतुलन हो तो ओज, बल, तेज, उत्साह और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। अग्नि विकृत हो जाएगी तो बीमारियां हो जाएगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी और जो है मोटापा, त्वचा खराब होना, मधुमेह आदि बीमारियां, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें समय रहते अपनी जो शरीर की अग्नि है उसको सम बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हम जानते हैं धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत जो है वो क्या है, धातु शरीर की संरचना और पोषण की आधारशिला है। हमारे शरीर की संरचना और उसका पोषण जो है वो 7 धातुओं के द्वारा होता है। ये धातुएं क्रम से बनती है, एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण होता है और वे ही शरीर को बल, शीतलता और जीवन देती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस धातु है वो क्या करती है। 7 प्रकार की धातु होती है। रस धातु पहली है, भोजन के पचने के बाद बनने वाला पहला जो पोषक है वो रस होता है, यह पूरे शरीर में पोषण पहुंचाता है। दूसरी होती है रक्त धातु, रस धातु से बनती है, यह रक्त का निर्माण करती है और शरीर में ऑक्सीजन व पोषण पहुंचाती है। नेक्स्ट जो तीसरी है वो क्या है, मांस धातु, वो किससे बनती है, रस धातु से बनती है और मांसपेशियों की वृद्धि में विकास करती है और शरीर को आकार देती है। और नेक्स्ट जो चौथी धातु है वो है मेद धातु। मेद धातु का क्या काम है, ये मांस धातु से ही बनती है, शरीर में वसा का निर्माण करती है और अंगों की सुरक्षा करने का काम करती है। नेक्स्ट जो हमारी 5वीं है अस्थि धातु, ये मेद धातु से बनती है, ये हड्डियों और दांतों का निर्माण करती है, शरीर को ढांचा देती है। नेक्स्ट जो है मज्जा धातु, मज्जा धातु जो हमारी है वो अस्थि धातु से बनती है और अस्थि धातु से बनती है। अस्थि, मज्जा और तंत्रिका तंत्र को पोषण देती है। किसको, अस्थि, मज्जा और तंत्रिका तंत्र को पोषण देने का काम है वो करती है। नेक्स्ट जो है 7वीं वो शुक्र धातु है और मज्जा धातु से ये बनती है। प्रजनन क्षमता, ओज और तेज, बल और जीवन शक्ति का आधार है। धातुओं के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है, शरीर में वृद्धि, विकास और मरम्मत करना, शरीर को पोषण देना, ऊर्जा प्रदान करना, अंगों की रक्षा करना, उन्हें मजबूत बनाना, ओज, तेज, बल, शीतलता, आनंद प्रदान करवाना। धातु असंतुलन से क्या होगा, अगर रस धातु नहीं है तो कमजोरी, थकान महसूस होएगी, रक्त धातु दूषित होगी, चक्कर आना, त्वचा रोग, जलन, क्रोध, नाक से खून आना। मांस धातु दूषित हो जाएगी तो क्या होगी, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाएगा।
गांठें हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, भारीपन फील होगा। मेद धातु दूषित हो जाती है तो मोटापा, आलस्य, पसीना, अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अस्थि धातु दूषित हो जाती है तो हड्डियों में, दांतों में, नाखूनों में विकार हो जाता है। और मज्जा धातु अगर दूषित हो जाती है, आंखों की कमजोरी हो सकती है। नेक्स्ट जो है, मज्जा धातु दूषित होती है तो नसों में दर्द होता है, आंखों की कमजोरी और स्मरण शक्ति कम हो सकती है। नेक्स्ट है, शुक्र धातु दूषित हो जाती है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बांझपन जैसी, सिगर पतन जैसी, थकान और ओज की कमी, उदासी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा मल सिद्धांत, शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का सिद्धांत है। जैसे शरीर को पोषण देने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर से अपशिष्ट द्रव्यों का निष्कासन भी आवश्यक है। जो मल समय पर और सही रूप में से बाहर नहीं निकलते, वे शरीर में रुक कर रोगों का कारण बनते हैं। मल क्या है, शरीर की चयापचय प्रक्रिया के बाद जो अनुपयोगी अपशिष्ट है वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें मल कहते हैं। आयुर्वेद के मुख्य रूप से 3 प्रकार के मल बताए गए हैं, पुरुष मल, मूत्र मल और स्वेद मल। पुरुष मल वो होते हैं जो हम भोजन खाते हैं और उसके पचने के बाद जो ठोस अपशिष्ट हमारी बॉडी में बच जाता है, और यह मुख्य रूप से बड़ी आंत के में बनता है और मल द्वार से बाहर निकलता है। नेक्स्ट जो है मूत्र, शरीर के द्रव्यों के चयापचय के बाद जो द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें मूत्र कहा जाता है, और ये मूत्राशय के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं और मूत्राशय में संग्रहित होते हैं। और नेक्स्ट जो मल है वो स्वेद यानी कि पसीना, शरीर में अत्यधिक जो भोजन के चयापचय के बाद अत्यधिक उष्मा और उसके बाद जो बनता है अपशिष्ट, उसे स्वेद कहा जाता है यानी कि पसीना कहा जाता है, और यह रोम छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता है। ये तीनों मल जो है, इनके जो स्थान है, पुरुष मल है वो बड़ी आंत में, मूत्र है वो गुर्दे और मूत्राशय में, और स्वेद मल जो है वो रोम छिद्र में। इनके निकलने के जो मार्ग है वो है मल द्वार, मूत्र मार्ग और त्वचा के छिद्रों से निकलता है। इनके असंतुलन से भी अनेक प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मल असंतुलित हो जाए तो समय पर मल त्याग नहीं होगा, मूत्र त्याग नहीं होगा, मल जो है कठोर हो सकता है, बवासीर की प्रॉब्लम आ सकती है। उस तरीके से अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मल के जो कार्य है वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उसके द्रव्य को संतुलित रखना, तापमान को, बॉडी के तापमान को बनाए रखना, वात पित्त कफ को संतुलित रखना, और शरीर के अंगों और धातुओं को स्वस्थ बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को अच्छे से मजबूत बनाए रखना। अवरोध के कारण क्या होएगा, पुरुष का अवरोध है तो कब्ज, गैस, अपच, बवासीर, सिर दर्द और त्वचा रोग, जोड़ों में दर्द हो सकता है। मूत्र का अवरोध होने से क्या हो सकता है, पथरी हो सकती है, सूजन हो सकती है, मूत्राशय के विकार हो सकते हैं, और उच्च रक्तचाप है वो असंतुलित हो सकता है, यानी जो रक्तचाप है वो बढ़ सकता है। स्वेद का अवरोध होने से क्या होता है, शरीर में गर्मी हो जाएगी, फोड़े फुंसी निकलने लग जाएंगे, त्वचा रोग हो जाएंगे, थकान और चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तीनों मल के अवरोध से आम का निर्माण होता है, दोषों का प्रकोप होता है और गंभीर रोगों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट और जो सिद्धांत है वो क्या है, ओजस सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है, ओजस सिद्धांत। ओजस जो है जीवन की परम शक्ति है, स्वास्थ्य, प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घ आयु का आधार है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर की धातुओं का पोषण सही रूप में नहीं होता और त्रिदोष, अग्निदोष, मल संतुलित रहते हैं, तब शरीर में ओजस की उत्पत्ति होती है। यानी कि आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर की धातुओं का पोषण सही रूप में होता है और त्रिदोष, अग्नि और मल संतुलित रहते हैं, तब शरीर में ओजस की उत्पत्ति होता है। ओजस ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जावान, खुशहाल और रोग मुक्त रखती है।
ओजस शरीर का सार तत्व है जो सभी धातुओं को संतुलित होने पर बनता है। यह जीवन की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सहन शक्ति, मानसिक स्थिरता, उत्साह और तेज का मूल है। जहाँ ओजस अधिक होता है वहाँ स्वास्थ्य, सौंदर्य, बल, बुद्धि और दीर्घायु होती है। ओजस की कमी से थकान, चिंता, भय और कमजोरी का एहसास होता है और अकाल मृत्यु हो सकती है। ओजस की कमी के ओजस के प्रकार जो है वो 2 प्रकार है। पहला है ओजस, यह है सूक्ष्म और श्रेष्ठ ओजस है। यह हृदय में स्थित होता है और जीवन, चेतना, आनंद, प्रेम, ओज, तेज और प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और इसकी लगभग 8 बूंद 1 तोला के बराबर ही एक व्यक्ति में मात्रा होती है। नेक्स्ट जो ओजस होता है वो अपरा ओजस होता है। यह पूरे शरीर में व्याप्त होता है, शरीर की ताकत होता है, शीतलता, पोषण, स्नेह और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। ओजस की कमी के कारण क्या होता है, बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता है, संक्रमण हो सकता है, थकान, कमजोरी और जल्दी से थक जाता है। मन में चिंताएं, तनाव और भय रहता है, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, त्वचा रूखी हो जाती है, निस्तेज हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, एकाग्रता की कमी हो सकती है और स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है। उत्साह और आत्मविश्वास की भी कमी आ सकती है। ओजस के बढ़ने से है वो सात्विक, ताज़ा, पौष्टिक और सुपाच्य आहार लेके अपने आप को जो ओजस है उसको बढ़ा सकता है। ओजस अगर किसी व्यक्ति का संतुलित है तो उसका क्या मजबूत शरीर होगा, शारीरिक बल, बुद्धि वृद्धि होगी, उसकी मानसिक शांति और शक्ति में वृद्धि होगी, उत्साह, आनंद और दीर्घायु व्यक्ति को प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या का सिद्धांत। दिनचर्या और ऋतुचर्या का सिद्धांत है, आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने से शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहते हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करने से रोगों की जो संभावना है वो कम हो जाती है, आयु, बल और ओज, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दिनचर्या के जो नियम है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शौच क्रिया करनी चाहिए, फिर दंत धावन करना चाहिए, उसके बाद नाक में औषधि तेल डालना चाहिए, फिर तेल की मालिश करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए और सब अध्याय करना चाहिए यानी कि आत्म मंथन करना चाहिए और समय पर सोना चाहिए और ऋतु के अनुसार भोजन करके हम अपने जो है दिनचर्या को बनाए रख सकते हैं। थैंक यू सभी साथियों का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।